नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लाइव फील्ड से आपको एक बिल्कुल नई फसल के बारे में माहिती देना चाहेंगे। ये फसल जो है वो बेल वर्गीय है, जिसका बीज मार्केट में मिलता नहीं है, लेकिन उसका बेल जो है वो बेल से ही बिजाई होती है इसकी। तो ये जो फसल है वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम किसान भाई इसको बनाते हैं। और इसकी डिमांड आज की तारीख में, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, तब इसकी डिमांड दिल्ली के मार्केट में, मुंबई के मार्केट में, इवन साउथ में हैदराबाद में भी इसकी डिमांड रहती है। ये फसल बहुत बढ़िया है। इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और वो जो फसल है उसका नाम है स्मॉल गॉड। इंग्लिश में इसको स्मॉल गॉड बोलते हैं, गुजराती में उसको टिंडोला बोलते हैं, या तो गिलोड़ा बोलते हैं, या तो मराठी में अगर इसको बोलते हैं तो तेंदली बोलते हैं। इसकी दो तीन अलग अलग तरह की वेराइटी आती है, लेकिन ये कायम स्वरूप से ये देसी टाइप होती है और उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू कल्चर होता है, जहाँ पे ज़्यादा खेती की जाती है, ज़्यादा फसल उगाई जाती है, वहाँ टिश्यू कल्चर मिलता है, लेकिन कोई हाइब्रिड नहीं है। ये देसी टाइप का फसल है और खाने में बहुत ही मीठा और बहुत ही बढ़िया होता है। सब्जियों में ये बहुत उपयोग होता है। शहरों में आप होटल में जाओ तो भी इसकी सब्जी मिलती है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती कैसे करते हैं, इसमें क्या फ़ायदे हैं, उसमें फार्मर 1 साल में 2 साल में कितना कमा सकता है, वो सब पूरा का पूरा ब्यौरा देंगे आपको। तो हम शुरू करते हैं तेंदुली की खेती, या तो स्मॉल गॉड की, या तो टिंडोला की खेती। हम टिंडोला बोलेंगे इसको पूरे वीडियो में, कि टिंडोला की खेती जो है वो कैसे की जाती है और उसका किसान भाइयों को क्या फ़ायदा होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आते हैं और क्या इसमें फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारी ये यूट्यूब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही कोई नई फसल के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आपके पास पहली आए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ और उसमें आपको लगता है कि और कुछ माहिती चाहिए, तो आप कमेंट करके डालिए, तो हम नया वीडियो बना सके। तो खूब खूब धन्यवाद अब तक देखने के लिए। अभी पूरा वीडियो देखना है, एंड तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालिए, ताकि हमारी टीम को, हमें थोड़ा सा हिम्मत मिले, ताकत मिले कि हम नया वीडियो बना पाए। तो किसान भाइयों, हम ये टिंडोला की खेती की शुरुआत करते हैं तो कहाँ से करेंगे, उसका प्लांटिंग डिस्टेंस क्या होगा, बेसल में फर्टिलाइजर क्या होगा, वो बात करेंगे आज। और कब आपको प्लांटिंग करनी है, कब बिजाई करनी है। तो किसान भाइयों, ये जो है वो देसी टाइप वेराइटी है। तो सब किसान भाई ये पुराने मंडप से, यहाँ से जो ज़मीन से काटते हैं और उसमें से जो नई फूटान, नई टहनी निकलती है, जिसको पीला बोलते हैं, वो पीला ही लेके प्लांटिंग करते हैं। कोई किसान भाई डायरेक्ट का मैच्योर डाली लेते हैं और उसको 4 आँख वाला टुकड़ा लेते हैं, 4 आँख वाला टुकड़ा, और उसको प्लांटिंग सीधा कर देते हैं, 2 आँख अंदर और 2 आँख बाहर। तो नीचे की आँख से सीधी जड़ें फूट जाती है और ऊपर से बेल चलने लगती है। तो किसान भाइयों, ये टिश्यू कल्चर भी करते हैं। और टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि ये लेबोरेटरी में ग्रो होता है और सीधा फिर उसको पौधा लगाया जाता है। तो पौधे अलग अलग कीमत में मिलते हैं। कोई किसान भाई अपने आप में बांट भी लेते हैं, तो कोई किसान भाई 6 से 8 रुपये का, कोई 10-12 रुपये का प्लांट भी खरीदते हैं। तो मोटा मोटी ऐसा होता है कि अगर आप सोचो तो इसका प्लांटिंग कितना डिस्टेंस पे करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 7 फुट का डिस्टेंस पे है। और मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी 7 फीट है और एक पंक्ति के अंदर पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट होती है। तो 6 बाई 7 में एक पौधा आएगा। तो वैसे 1 एकड़ के अंदर कितने स्क्वायर फीट होते हैं, 1 एकड़ के अंदर तो 43,000 प्लस के स्क्वायर फीट होते हैं। तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि 1000 के आसपास पौधे आते हैं। तो आपको 1000 के आसपास आपको पौधे लगाने हैं और उसको लगाने से पहले पूरे खेत में खड्डे कर देने हैं। मतलब 1 हफ्ते पहले खड्डे कर देने हैं। ऊपर मंडप तैयार है, मंडप खुला है अभी, कोई ऊपर खाली तार रस्सी वगैरह लगाया है आपने। मंडप में आप देख सकते हो कि यहाँ बाम्बू लगाया है, बराबर। तो 10 बाई 10 जो मेजरमेंट आता है मीटर का, या तो आप 6 फीट लिया है तो 6 और 6 12, मतलब एक जो होता है बाम्बू थोड़ा हल्का ले सकते हो आप वजन में, और एक भारी लेना पड़ेगा। जैसे यूकेलिप्टस का खंभा होता है वो आप लगा सकते हो। मतलब आप मंडप के बारे में जानते हो ज़्यादा, इसलिए उसका ब्यौरा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मजबूत मंडप चाहिए। और जो एंड वाला है वो आपको बहुत ही मजबूत चाहिए,
चाहे अकासिया का, बबूल का ले सकते हो या तो यूकेलिप्टस का ले सकते हो, जो आपको 1.5-2 साल 3 साल तक चल सके, ऐसा मजबूत आपको ये खंभे लेने हैं। बाम्बू भी ले सकते हो आप। और ऊपर जो मेन तार आता है, इसके ऊपर ये बाम्बू से बाम्बू तक का जो तार आता है वो मजबूत तार लेना है। बाकी सब जगह पे आप रस्सी डाल सकते हो या तो पतला तार भी डाल सकते हो। इसका वजन बहुत नहीं होता है लौकी की तरह, छोटे छोटे होते हैं और हर 3-3 4-4 दिन में, हफ्ते में एक बार तुड़ाई होती है। तो उसके हिसाब से आप ऊपर के तार का भी सिलेक्शन कर सकते हो। अभी आते हैं मेन बात पे कि आपने खड्डे करने हैं। खड्डे करने के बाद 1 हफ्ते तक उसको सूखने देना है पूरे के पूरी तरह। खड्डा बनाना है आपको, अगर 1.5-2 साल चलाना है आपको, तो पूरा का पूरा आधे फीट बाय आधे फीट और डीप में आधा फुट, मतलब 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का खड्डा करना है। उसको क्लीन चीट एकदम साफ करना है। 1 हफ्ते तक सूखने देने का, और सूखने के बाद उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालने का होता है। अब ये प्रोसेस आप मई महीने में कर सकते हो, ताकि आप जून की 15 तारीख से लेके जुलाई की 15 तारीख तक बिजाई कर सको, इसकी पौधे का प्लांटिंग कर सको। तो कोई किसान भाई थोड़ा लेट भी करता है, तो ये प्रोसेस तो आपको मई में ही करनी है। तो मई में अंदर ये प्रोसेस किया, खड्डा एकदम 15 दिन, 1 महीना या तो 1 हफ्ते तक आपने सूखने दिया। उसके बाद उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जो कच्चा गोबर है वो नहीं भरना है, आपको कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालना है। तो आप एक खड्डे के अंदर 100 ग्राम तक डाल सकते हो। जैसे कि आपकी 1 एकड़ में 1000 खड्डे हैं, तो तकरीबन 100 किलो कोई नीम की खली या तो अरंडी की खली या तो आप सरसों की खली डाल सकते हो। अगर वो गाय का गोबर वाला फर्टिलाइजर है तो एक खड्डे के अंदर 1 किलो डालना है, मतलब पूरे 1 एकड़ के अंदर 1 टन आएगा, बराबर। लेकिन वो भी अच्छे से सड़ा गला होना चाहिए। अगर ये भी आपसे पॉसिबल नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, तो आप संचार डाल सकते हो। तो संचार आपको पर पौधे में 50 ग्राम पहले डाल देना है, और उसके साथ ही साथ में अगर आप डालो तो लगभग तकरीबन 50 से 100 ग्राम जितना शहद डाल देना है। तो दोनों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आ गए, और उसके ऊपर आप थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसके ऊपर दूसरा लेयर आप डीएपी या तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का करो। अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रहे हो तो आपको पूरा का पूरा 300 ग्राम डालना है सिंगल सुपर फॉस्फेट। अगर डीएपी डाल रहे हो तो कम से कम 100 ग्राम डीएपी प्रति खड्डा डालना है। नाइट्रोजन नहीं डालना है, लेकिन आपको पोटास लगभग 50 से 100 ग्राम जितना खड्डे में डालना है। अगर ऐसा कैलकुलेशन करते हो तो अगर डीएपी पसंद करते हो तो 2 बैग डीएपी की आएगी और 1 बैग पोटास की आएगी। सिंगल सुपर फॉस्फेट लेते हो तो आपको तकरीबन 6 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट की आएगी और 1 बैग पोटास की आएगी। तो उस तरह से आप जब मैनेज करते हो तो उसके ऊपर फिर डायरेक्टली जिसकी जड़ फर्टिलाइजर को टच करती है तो वो जल जाता है। इसलिए वापस उसमें फर्टिलाइजर डालने के बाद, केमिकल फर्टिलाइजर डालने के बाद, उसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर बनाना है आपको। मिट्टी का एक लेयर बना के फिर उसको बिजाई करनी है। मतलब ऐसे क्रॉस करके दो पौधे लेने हैं, छोटे छोटे इतने 1-1 फीट के, जिसमें कम से कम 3 से 4 आँख हो, वैसे ऐसे क्रॉस करके आपको प्लांटिंग कर देना है। जैसे ही आप प्लांटिंग करते हो तो उसमें से 3 में से या तो 4 में से एक पौधा सक्सेसफुली चलता है, बाकी को काट देना है। मतलब जब बेल चढ़ने लगे, बराबर, तो बाकी को काट देना है, एक को ही चढ़ाना है। और एक को जैसे चढ़ाओगे तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक में से 2-2 निकले हैं, 2 डाली निकली है और 2 बेल चढ़ाई है ऊपर। तो उस तरह से प्लांटिंग करते हो आप। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि 1 एकड़ में कितने पौधे आते हैं, 1 एकड़ में कितने खड्डे करने हैं आपको, कैसे खड्डे करने हैं, कितना माप से खड्डे करने हैं, और उसको क्या क्या प्रोसेस करनी है, और फर्टिलाइजर की प्रोसेस भी मैंने समझाई। ऐसा अगर आप करते हो तो आपकी अभी अच्छी सी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये मंडप अभी चलने वाला है 1.5 से 2 साल तक। अभी हम बात करेंगे इसके ग्रोथ पीरियड की। तो जैसे ही मानो कि आपने 15 जून से 15 जुलाई तक बिजाई कर दी है और मॉनसून है, ये ग्रोथ में अच्छी तरह से आएगा। कई किसान भाई थोड़ा लेट प्लांटिंग भी करते हैं, जून, जुलाई, फिर अगस्त में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं करना चाहिए। मेरी ऐसी राय है कि शुरुआत में कर देना चाहिए, क्योंकि इसका नॉर्मल टेंडेंसी ऐसा होता है पौधे का कि पौधा गर्म या तो भेज, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता होती है तब ग्रोथ बहुत अच्छा करता है। विंटर में ये पौधा थोड़ा सा ग्रोथ में डाउन चला जाता है। तो आपको पहले क्या होगा, जब बिजाई करोगे, प्लांटिंग करोगे, आपको 2 महीने ग्रोथ के चाहिए, और वो ग्रोथ के 2 महीने में आपको सटासटी ग्रोथ करना है। पौधा पे चलेगा, जैसे ही ऐसे ऊपर आया, नीचे एकदम किसान ने कैसे क्लीन रखा है वैसे क्लीन रख के ऊपर से उसकी डालियाँ फूटान शुरू हो गई। डालियाँ फूटान जैसे शुरू होती है, वो मंडप छा जाता है, पूरा कवर हो जाता है। जैसे ही कवर होता है उसमें फ्लावरिंग शुरू होता है। पहले फ्लावरिंग शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन भी आता है,
लेकिन वो तोड़ के किसान फेंक देते हैं, क्योंकि आपका टारगेट है अभी मंडप को क्लियर करना, मंडप को पूरा का पूरा ऊपर से कवर करना। तो जैसे ही कवर होता है फिर ऑटोमेटिक उसमें फ्लावरिंग तो चलती रहती है, बेल भी चलती रहती है, तो सब बेल एक दूसरे में मिक्स भी हो जाती है और पूरा कवर हो जाता है। 60 दिन के बाद जब फ्लावरिंग आता है उसका प्रॉपर प्रोडक्शन शुरू होता है, उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोडक्शन आता रहता है, फिर रुकता नहीं। अभी उत्पादन कितना आता है, तो शुरुआती अवस्था में आप मान लो कि आपने 1 एकड़ किया है, तो 1 एकड़ में से शुरुआत में आपको 40 किलो निकला, कभी 60 किलो, कभी 100 किलो निकला। तो ऐसा करते 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 जब अपनी एकदम पीक पोजीशन पे पहुंचता है, तो वो 1 एकड़ में से तकरीबन 1500 किलो से लेके 2000 किलो तक का प्रोडक्शन आता है, और वो भी एक हफ्ते में। कई किसान भाई इसको रोकने के लिए हर तीसरे दिन तुड़ाई करते हैं। जब तीसरे दिन तुड़ाई करते हैं तो आपको तकरीबन 400 किलो 600 किलो ऐसा प्रोडक्शन मिलता है, और ऐसा मिलता है, सतत रहता है। अब आपकी ये कैसी मैनेजमेंट फैसिलिटी है, आपके वहाँ कितने लेबर अवेलेबल है, उसके आधार पे कर सकते हो कि एक दिन छोड़ के एक दिन तुड़ाई कर सकते हो, या तो हफ्ते में एक बार साथ में तुड़ाई कर सकते हो। तो ये प्रोडक्शन चलता रहता है। लगभग तीसरे महीने से ये प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। आपका ग्राफ जो है प्रोडक्शन का वो बढ़ता जाएगा। टेंटेटिव तारीख रखता हूँ कि 15 जून को आपने प्लांटिंग किया है, तो 15 जून से 15 जुलाई 15 अगस्त आते आते मंडप के ऊपर छाना शुरू हो जाएगा, और 15 सितंबर तक पूरा फैल जाएगा। पूरा फैलने के बाद आपको 50 किलो 100 किलो 200 किलो ऐसे प्रोडक्शन धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा। तो 1 एकड़ में कम से कम आपको 800 से 1000 किलो मिलता जाएगा। कई कई किसान भाई 1500 से 2000 किलो भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उसमें एक डाउनफॉल आता है, रिवर्स आता है, कि जब दिवाली के बाद रात को ठंडी चालू होती है तब प्रोडक्शन लो जाता है। इसलिए मैं कहता था कि अगर आपने जून जुलाई में प्लांटिंग कर दिया है तो मंडप आपको सितंबर से पहले ही पूरा का पूरा छा जाता है, तो आपको प्रोडक्शन चालू रहता है। तो मानो कि आपने ये सही में अच्छी तरह से किया है, 15 जून को प्लांटिंग किया है, तो अक्टूबर के बाद धीरे धीरे प्रोडक्शन जब कम होगा तो कम प्रोडक्शन भी आपको 700-800 किलो हर तीसरे दिन देगा। अभी रेट तो अलग अलग मिलते हैं, कभी कभी 20 रुपया भी मिलता है, कभी 50 रुपया भी मिलता है, लेकिन आप समझ के चलो कि आपको 20 रुपया भी मिलता है, तो 20 रुपया और आप 1 टन प्रोडक्शन लेते हो, तो हर हफ्ते लगभग 20,000 रुपये की आवक होती है। कभी कभी डबल तुड़ाई हो जाती है तो आपको 40,000 की भी इनकम होती है। तो ऐसी इनकम आपकी चलती रहती है। फिर दिसंबर में बहुत कम हो जाता है। दिसंबर में ये जो मैं फिगर बोला वो 1/4 1/4 हो जाती है। तो अभी दिसंबर और जनवरी मंथ में इसमें कीट रोग भी बहुत आते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू छछिया जैसे रोग आते हैं, और दूसरे प्रॉब्लम भी आते हैं, लेकिन उसका मैं अंदर जाके बाद में फिर से बताता हूँ आपको। लेकिन ग्रोथ पीरियड का हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। उसका सिंपल मैंने उदाहरण दिया, 15 जून को आपने प्लांटिंग किया, 1-1.5 महीने में बेल ऊपर चढ़ेगी। आपको नीचे मैनेजमेंट कैसे करना है, ऊपर जब फ्लावरिंग आता है फ्लावरिंग तोड़ देना है। ये बहुत मेहनत का काम है, लेकिन एक बार बेल जब चालू हो गई तो आपको प्रोडक्शन बहुत बढ़िया से बढ़िया आने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, पहला तबक्का, दूसरा तबक्का और अब तीसरा तबक्का यानी थर्ड स्टेज की हम बात करेंगे कि यहाँ पे मंडप पूरा छा गया है, आपका प्रोडक्शन शुरू हो गया है, और आप आ चुके हो अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में ठंडी का मौसम धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इसका डिसीज और पेस्ट का प्रेशर भी बढ़ता है। उस टाइम पे आर्द्रता बिल्कुल कम हो गई है, वातावरण में नमी बहुत कम हो गई है, और वातावरण के अंदर शुष्कता के साथ साथ में ठंडी का माहौल शुरू हुआ है। उस अरसे में मतलब नवंबर एंड दिसंबर और जनवरी की शुरुआती अवस्था में ये माहौल देखने को मिलता है। तब इसमें कीटों में जो मुख्य कीट है इसके वो माइट्स है, यानी कि मकड़ी। इसमें येलो माइट्स भी आती है और साथ ही साथ में रेड माइट्स भी आती है। तो उसका प्रादुर्भाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसको नियंत्रण करने के लिए आपको जो मार्केट में अवेलेबल है वो कीटनाशी आप प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे किसान भाई ने जो प्रयोग किया है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे स्पाइरोमेसिफोन का प्रयोग हुआ है, और एबेक्टिस का भी प्रयोग हुआ है, एबामेक्टिन का भी प्रयोग हुआ है, और इसमें और 2-4 कथीरीनाशक का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली इस पे रिसर्च बहुत कम हुआ है, तो मार्केट में इसके लिए स्पेसिफिक रिसर्च वाली कोई अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया, जो किसान का अनुभव था वो मैंने आपके साथ साझा किया है। लेकिन इसमें कुछ दूसरे कीट बहुत कम आते हैं, इसमें इल्ली वगैरह का प्रादुर्भाव भी बहुत कम होता है, इसलिए आपको कीट का व्यवस्थापन बहुत आसानी से होता है। किसान भाइयों, ये बेल वर्गीय वनस्पति है, कभी भी आप इसमें सल्फर वाली
फंजीसाइड या सल्फर वाली मकड़ी नाशक का प्रयोग नहीं कर सकते। बराबर, मैं कभी भी आपको बताता हूं जो नहीं करना है वो पहले बताता हूं, क्योंकि ये बेल वर्गीय फसल है, इसके ऊपर सल्फर आप नहीं डाल सकते। तो अभी आते हैं रोग पे। रोग में अभी इस पे पत्ती धब्बे आते हैं। पत्ती धब्बे सामान्यतः पत्ती धब्बे इसमें ऐसे होते हैं कि एक हरा पत्ता है, हरे पत्ते के ऊपर पीले कलर की रिंग और उसके अंदर भूरे कलर का धब्बा होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पत्ता मुरझा जाता है, काला हो जाता है और झड़ जाता है। झुलसा जैसा रोग आपको लगता है, लेकिन वास्तव में वो पत्ती धब्बा ही है। ये शुष्क वातावरण में सबसे ज्यादा होता है, तो अक्टूबर के बाद ये बढ़ना शुरू होता है। तो जो मंडप आपका फैला हुआ था, तो अभी जैसा हाल दिख रहा है कि बहुत कम से कम पत्ते हैं अभी इसके ऊपर, वो हाल होता है, तब प्रोडक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। तो ये पत्ती धब्बे को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगेन, ये बेल वर्गीय फसल है, इसमें मैंकोजेब नाम की कोई दवाई का प्रयोग आप नहीं कर सकते। क्लोरोथिनोनिल वाली जो दवाई आती है उसका प्रयोग कर सकते हो, उसका अच्छी तरह से नियंत्रण होगा। बराबर, ये मेरा जनरल नॉलेज है, किसान का अनुभव है, मैंने आपको साझा किया। आप ड्रैगनेट का भी प्रयोग कर सकते हो, किसान ने भी किया था, इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिला था। लेकिन इसका कोई ऑफिशियली क्या बोलते हैं उसका रिसर्च नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही माइनर से माइनर क्रॉप है और जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से किसान लगाते हैं और बहुत ही वाइड एकरेज में नहीं होता है। तो किसान भाइयों, ये मैंने दो चीजें बताई। अभी मुख्य मुद्दा ये है कि अभी आप समझो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि बेल बढ़ी, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ के ऊपर पत्ता आया, फिर बढ़ा, फिर पत्ता आया, फिर बढ़ा, फिर पत्ता आया। तो ऐसे जितनी एंगल बनते जाते हैं, हर पत्ते के ऊपर एक पत्ते के ऊपर एक फल लगता है। तो ये तो बढ़ते ही जाता है, फूल आते ही रहते हैं और फल भी आते रहते हैं, आप तुड़ाई भी करते रहते हो। और इसकी बेल बहुत मजबूत होती है। बराबर, तो ये रबर जैसी होती है, तो ये मजबूत भी है, मतलब बेल भी बहुत मजबूत है। तो इसको न्यूट्रिशन बहुत चाहिए। तो मेन न्यूट्रिशन की बात करता हूँ, इसलिए मैंने बेसल डोज में आपको खड्डे में बहुत सारा फर्टिलाइजर डालने के लिए बोला था। बेसल में आपने डाल दिया है, फिर आपको सीधा सीधा चले जाना है। जब मंडप छा जाता है, पूरा कवर हो जाता है, तब आपको उसमें 24-24-0 नाम का फर्टिलाइजर डालना है, या तो 20-20-0-13 नाम का फर्टिलाइजर डालना है, जिसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन मिक्स हो। पोटास उस समय डालना नहीं है और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आपको उतना डालना है, वो भी प्रति एकड़ कम से कम 2 बैग डालनी है। वो डालने से क्या होगा कि मंडप जो कवर हो रहा है उसके साथ में फॉस्फोरस भी दिया है, तो आपका कवरेज भी चालू रहेगा और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप 90 दिन के बाद जब आप एक काम करते हो कि फ्लावरिंग लेना शुरू करते हो, फ्लावरिंग आ जाता है। बराबर, बीच में तो आपने सब यहाँ से काट दिया था, ऊपर से भी फूल तोड़ दिए थे, या तो गिर गए थे, झड़ गए थे। लेकिन जब आप ऑफिशियली प्रोडक्शन लेना शुरू करते हो, तब आपको जाके वहां पे एक बहुत बड़ा डोज देना है, और वो डोज है 1 बैग DAP, 1 बैग पोटास, 1 बैग एमोनियम सल्फेट और 1 बैग आपको 25 किलो की मैग्नीशियम सल्फेट इसमें डालना है। कैसे डालते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ आप कोई ऑर्गेनिक मैटर मिक्स करके, जैसे भूमिका है ऑर्गेनिक मैन्योर जो आप डाल सकते हो, वो भी आप मिक्स कर सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट और एमोनियम सल्फेट डालते हो, इसलिए एक्स्ट्रा सल्फर डालने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि 90 दिन हुए हैं। तो आपको सितंबर महीना होगा, तो सितंबर महीने में इतनी सल्फर की जरूरत नहीं है। लेकिन जमीन आपकी बलुई दोमट है तो जरूर नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत काली जमीन है, पानी बहुत ही ज्यादा रहता है उसमें, तो आपको डालने की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें 3 से 4 किलो जितना सल्फर डाल दो। तो ये हो गया आपको फर्टिलाइजर मैनेज कैसे करते हैं। किसान भाइयों, जैसे अभी तक आपने देखा कि इसमें फील्ड का प्रिपरेशन, मंडप और उसके बाद में खड्डा प्रिपेयर करके जब बिजाई प्लांटिंग करते हो तो क्या करना है, उसके बाद में हमने देखा कि ग्रोथ पीरियड में क्या करना है, और उसके बाद में देखा कि जब आपका एक्चुअली प्रोडक्शन शुरू होता है तब क्या क्या होता है। अभी थोड़ा रेट के बारे में मैं बता देता हूँ कि मॉनसून के अंदर आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है, लेकिन रेट थोड़े कम रहते हैं, कभी 10-20 रुपये 30 रुपये भी हो जाते हैं। लेकिन विंटर में कि अभी सिचुएशन में ऐसा है कि माल बहुत कम हो जाता है। आप ट्रीटमेंट करते रहते हो, माल आता रहता है, अच्छी बात है। ज्यादा माल आने के लिए बहुत ट्रीटमेंट मांगती है, लेकिन जलवायु साथ नहीं देती, इसलिए प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कुदरती तौर पे कम होता है, इसलिए रेट बढ़ते हैं। और फिर समर में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है, तो भी रेट आते हैं, तो भी 40, 50, 60, कभी कभी 80, 100 भी किलो के हो जाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और अभी आपको एक क्रॉप साइकिल, जिसको फसल चक्र बोलते हैं, उसके बारे में फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपने इसको प्लांटिंग किया है 15 जून 2025 में,
तो आपका प्रोडक्शन शुरू होगा अक्टूबर के आसपास में। फिर पहले प्रोडक्शन बढ़ के धीरे से कम हो जाएगा, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल आते आते 2026 में आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। समर में बढ़ता है, रेट भी बढ़ते हैं। फिर आपको चलाते रहते हो, कीट रोग का प्रादुर्भाव होता रहता है और उसके बीच में ये भी मंडप धीरे धीरे अपनी पत्तियां झड़ देता है। थोड़ी बहुत रहती है, थोड़ी बहुत झड़ जाती है, लेकिन फिर से उसका प्रोडक्शन सिस्टम शुरू होता है जब मानसून शुरू होता है तब। जब मानसून शुरू होता है, जब प्रोडक्शन सिस्टम शुरू होता है, तो और 6 महीने आप निकाल सकते हो। यानी कि इस फसल को आपने 15 जून 2025 में लगाया है, तो 15 जून 2026 से वापस उसका साइकिल शुरू होता है और अगले दिसंबर 2026 तक आप चला सकते हो, यानी 1.5 साल चला सकते हो। कोई किसान भाई 2-2 साल चलाते हैं। पहले के टाइम पे कभी कभी 4-4, 5-5 साल भी चलाते थे, लेकिन आप 1.5 से 2 साल पक्का गिनते हो और ये कंटिन्यूअस उत्पादन देने वाली फसल है। जैसे मैंने बताया कि कुछ 2-3 रोग आते हैं और एक कीट बहुत बड़ा है, बाकी 2-3 कीट छोटे मोटे आते हैं। बहुत रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन किसानों के अनुभव मैंने आपसे साझा किया, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। मैंने फर्टिलाइजर का भी बताया। और एक लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्टिलाइजर इम्पोर्टेंट बहुत है। शेड्यूल मैंने सीधा साधा सॉइल एप्लीकेशन का बताया है। ड्रिप में भी आप कर सकते हो। ड्रिप में अगर आप करो, जब प्रोडक्शन सिस्टम शुरू हो जाए, तो आप 1 हफ्ते का शेड्यूल छोटा सा मैं बता देता हूँ कि 1 हफ्ते में आप कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन तुड़ाई कर सकते हो, या तो हफ्ते में पूरा 1 बार तुड़ाई कर सकते हो। 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं खींच सकते, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा। फल जब बड़ा होता है तो ये जो टिंडोला है, तेंदुली है, उसका रेट नहीं आता है, वो हार्ड हो जाता है। मतलब वजन तो आता है लेकिन हार्ड आता है, हार्ड हो जाता है, तो मार्केट में कोई इसकी वैल्यू नहीं रहती। तो ये जो चीज़ है, आपको ध्यान पे रखते हुए मैं एक छोटा सा शेड्यूल बताता हूँ। तो ड्रिप में सोमवार को आपको 1 एकड़ में 5 किलो 19-19 देना है। फिर आपको मंगलवार को कुछ नहीं देना है। बुधवार को आपको थोड़ा सा, मतलब 1 से 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट देना है। गुरुवार को कुछ नहीं देना है। शुक्रवार आया, थोड़ा सा मैग्नीशियम देना है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 किलो। महीने में 1 बार आपको इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड जो आता है, वो 1 एकड़ में आपको कम से कम 250 से 500 ml डाल देना है ड्रिप में। तो ये करने से आपकी जो इसकी छटा है, क्रॉप की रौनक है, वो बरकरार रहेगी। जितने पत्ते उतने फल आते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सामान्य खेती की माहिती मैंने दी, जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। हमारे किसानों के अनुभव के आधार पे पूरे साल में आपको 1 वीक में लगभग 1000 किलो एवरेज मिलता है। 1 साल में वैसे तो 52 वीक्स होते हैं, लेकिन पहले 3 महीने आप निकाल देते हो, बराबर, मतलब 12 वीक निकाल देते हो, तो 40 वीक बच जाते हैं। तो 40 वीक में कुछ ना करो तो आपको 30 से लेके 40 टन उत्पादन मिलता है। 30 से 40 टन उत्पादन 1 साल में, और वो दूसरे साल खर्चे किए बिना वो चलता रहता है और 6 महीने भी चलता है, बराबर। तो और 6 महीने का आप देखो तो 20-25 आप वीक गिनो, तो पहले के 40 वीक और ये 20 वीक, यानी कि 60 वीक तक चला सकते हो। कुल फसल की उम्र हो जाएगी 18, यानी 72 से 75 वीक होंगे, उसमें से 60 वीक आपको प्रोडक्शन मिलता है। तो ये फसल आपको 50 से 60 टन प्रोडक्शन देने वाली है। पहले के ज़माने में बोलते थे कि ये इसका कोई रेट नहीं आता था, मार्केट इतना डेवलप नहीं था, लेकिन आज दिल्ली के मार्केट में, हैदराबाद के मार्केट में और मुंबई के मार्केट में बहुत अच्छी तरह से बिकता है। अलग अलग जगह से जाता है। साउथ गुजरात से मुझे अनुभव है, साउथ गुजरात से भी बहुत, सूरत मार्केट से जाता है, मिडल गुजरात में बड़ौदा पादरा मार्केट से जाता है। तो किसान भाइयों, ये नई फसल है, आपके साथ मैंने इसलिए शेयर किया कि ऐसी कोई फसल जिसके बारे में ऑनलाइन मीडिया पे, कोई भी ऑनलाइन मीडिया पे माहिती अवेलेबल नहीं है, वो माहिती देने का हमने साहस किया है। आपको कोई ऐसी माहिती की ज़रूरत हो तो हम आपको दे सकते हैं। तो किसान भाई, ये फसल जो है वो आपको लंबे समय तक चलने वाली, धीरे धीरे चलने वाली, बहुत मेहनत करके, कम पेस्टिसाइड का खर्चे वाली, एकदम देसी टाइप की फसल है। इसके आहार में भी बहुत फायदे हैं और किसान को भी बहुत फायदा है। आप पूरा 1 एकड़ ना करो, ये किसान भाई ने सिर्फ 1/3 एकड़, यानी कि तकरीबन उसने
16-17 गुंठे में लिया है। बहुत कम ज़मीन वाले किसान, जात मेहनत जिंदाबाद वाले किसान ज़्यादा करते हैं इसको, लेकिन ये मार्केट में बिकता है और आपके वहाँ मार्केट बन सकता है, तो आप इसको ज़रूर खेती कर सकते हो। बहुत बढ़िया फसल है। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और इसी के साथ ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आप कमेंट ज़रूर डालना। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।